अब जो आपकी थर्ड एप्लीकेशन है जो अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि फॉर रियल गैसेस जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, नॉन जीरो, एंड फॉर परफेक्ट गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या कोहेसिव फोर्स एक्चुअल में हम कहते हैं उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हम अपनी सेम इक्वेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ से डिराइव करेंगे हम अपना वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम कोहेसिव फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम यहाँ से सोल्व करेंगे, तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना कोहेसिव फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो एक्चुअली हम यहाँ से देखो हमारे पास जो ये टर्म है, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास है करली पी बाय करली टी एट सम कांस्टेंट वी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने एक वॉल्यूम की टर्म है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इंसर्ट कर दी है। तो अब इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म मैं कैंसिल आउट करके वापस इसको करली पी बाय करली टी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इस टर्म को मैं इस टाइप से मॉडिफाई कर सकती हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, एट कांस्टेंट टी, और ये टर्म हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वी। तो हमारी करली पी बाय करली टी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको दो टर्म्स में लिया तो अब इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन है करली यू बाय करली वी एट सम कांस्टेंट टी, वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, टी मल्टीप्लाई बाय करली पी बाय करली वी एट कांस्टेंट टी, करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट वी माइनस टी। अब देखो करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट वी, इसमें अगर मैं 1 बाई वी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता था ये अल्फ़ा की, इसकी जगह अल्फ़ा हम लिख सकते हैं, जो कि क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसका मतलब अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे v का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में एंड v का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। मैंने वॉल्यूम का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई किया। अब जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम था उसको मैंने इस टर्म के साथ फिट कर दिया, तो मैं यहाँ से इसको हटा सकती हूँ। और जो न्यूमरेटर में वॉल्यूम था उसको मैंने क्या किया, इस v के डिवाइड में लिख दिया। क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। मैंने क्या किया, वॉल्यूम से इस टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। जो डिवीजन में वॉल्यूम था उसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने सेट कर दिया, जो न्यूमरेटर में वॉल्यूम था उसको मैंने करली वी के नीचे ले लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो सकती हैं दोनों वापस। तो इसका मतलब विदाउट चेंजिंग दिस इक्वेशन मैंने जस्ट एक मॉडिफिकेशन किया यहाँ पे कि वॉल्यूम की टर्म मैंने इंसर्ट की यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर में थी उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ से दो टर्म आ गई हैं, एक तो ये टर्म आ गई है और एक मेरे पास ये टर्म आ गई है। जो ये टर्म है इसका मुझे पता है, I can write this as अल्फा, that is 1 by v करली v by करली t at some constant v, and this is, and जो ये टर्म है इसको मैं लिख देती हूँ k कांस्टेंट, दैट इज करली p बाय करली v बाय v एट सम कांस्टेंट t। ये k क्या है, दिस इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ कोफिशिएंट ऑफ बल्क इलास्टिक। तो अगर इन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू हम पुट करें, अल्फा की वैल्यू भी एंड k की वैल्यू भी, तो मेरी इक्वेशन यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगी कर्ल यू बाय कर्ल वी एट सम कांस्टेंट t इक्वल्स टू टी के अल्फा माइनस p। तो यहाँ से मुझे मिला कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी गैस का अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालना है, तो मेरे पास उसके बल्क इलास्टिसिटी की वैल्यू होनी चाहिए, उसके कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू होनी चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू होनी चाहिए, प्रेशर की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरे पास इन पैरामीटर्स की वैल्यू है तो मैं उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। और आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली फोर्स ऑफ कोहेसन। तो आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड गैस भी हो सकती है या फिर लिक्विड के भी हो सकते हैं।
तो इस टाइप के जो सॉलिड या लिक्विड के आपके वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेसन अगर आपको निकालना हो तो इस रिलेशन की हेल्प से उसको निकाल सकते हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमें पता है इस इक्वेशन की हेल्प से हम हमारे लिक्विड्स या गैसेस हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पैरामीटर चाहिए थे K, अल्फा, T एंड P। अब मरकरी के केस में अगर हम बात करें तो मरकरी के केस में हमारे पास K की वैल्यू है 2.56 × 10⁵ एटमॉस्फेयर एंड जो अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.81 × 10⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अगर ये दो वैल्यूज़ हमारे पास है और हम अपना जो एनटीपी की बात करें तो इस केस में हमारे पास प्रेशर हम क्या लेके चलते हैं एनटीपी के केस में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। तो हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू भी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ प्रेशर, टेम्परेचर एंड अल्फा के ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास होने के बाद हम निकाल सकते हैं कर्ली U बाई कर्ली V एट सम कॉन्स्टेंट T। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है T K अल्फा माइनस P। सबकी वैल्यू पुट करें। T हो गया 273, K की वैल्यू हमारे पास हो गई 2.56 × 10⁵ यूनिट्स हमारी एटमॉस्फेयर में ही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई इंटू 1.81 × 10⁻⁴ एंड लास्ट में हमारे पास है माइनस P। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है -1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास नियरली आएगा। तो जो कोहेसिव फोर्स मरकरी के लिए आया है यहाँ पे कोहेसिव फोर्स मरकरी के केस में हमने यहाँ पे देखा दैट इज़ 12,649। काफ़ी हाई वैल्यू है इसकी। तो हम कह सकते हैं कि जो मरकरी के लिए जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से आप देख सकते हो कि जो मरकरी है वो हर सरफेस पे इजीली बीड अप हो जाती है, वो सरफेस को वेट नहीं करती है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो हमारे लिक्विड्स या सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें कि आप थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूज़ करके इस कोहेसिव फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।